गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार सभी को। तो कल की क्लास में बसंत कुमार जी, गुड इवनिंग। कल की क्लास में हमने नागरिकता पर चर्चा शुरू की थी और नागरिकता के संबंध में हमने नागरिकता क्या है इस पर चर्चा कर ली थी। नागरिकता की परिभाषाओं पर चर्चा कर ली थी। उसके बाद में नागरिकता की अवधारणा का विकास, जिसमें प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विकास कैसे क्या हुआ, उस पर हमारी चर्चा हो गई थी। और उसके बाद में नागरिकता से के जो सिद्धांत हैं उस पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। तो इन पे चर्चा कल की क्लास में हो गई थी। हंसराज जी, गुड इवनिंग। उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। तो नागरिकता का जो बचा हुआ पार्ट है उस पर आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं। नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, नागरिकता या सिटीजनशिप। वैश्वीकरण व नागरिकता। वैश्वीकरण व नागरिकता। देखो, वर्तमान में वैश्वीकरण, उदारीकरण का समर्थन किया जाता है और वैश्वीकरण के फलस्वरूप अनेक अधिकारों की मांग उठने लगी है। और अनेक अधिकारों की मांग उठने के कारण नागरिकता के स्वरूप में भी परिवर्तन आ गया है। और जो नागरिकता नगर राज्यों से जुड़ी हुई थी, आज एक वैश्विक नागरिकता या सार्वभौमिक नागरिकता की बातें की जाने लगी हैं। तो नागरिकता के स्वरूप में परिवर्तन आया है और स्वरूप में परिवर्तन आने के कारण नागरिकता से संबंधित कुछ अवधारणाओं का विकास हुआ है, जैसे सार्वभौमिक नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता, वैश्विक नागरिकता। दोहरी नागरिकता, वैश्विक नागरिकता। तो इन पर चर्चा करते हैं कि सार्वभौमिक नागरिकता क्या है, वैश्विक नागरिकता क्या है, क्षेत्रीय नागरिकता क्या है और दोहरी नागरिकता क्या है। इन सब का विकास वैश्वीकरण की वजह से हुआ है। तो वैश्वीकरण की वजह से नागरिकता के कुछ नई अवधारणाओं का विकास हुआ है और उसमें सबसे पहले हम लेते हैं सार्वभौमिक नागरिकता। सार्वभौमिक नागरिकता। सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी समुदाय का सदस्य होना चाहिए। यानी प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी देश की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। यानी ये जो सार्वभौमिक नागरिकता है, ये सभी मनुष्यों को नागरिकता देने का समर्थन करता है कि सभी मनुष्यों को नागरिकता मिलनी चाहिए, चाहे वो शरणार्थी है। यानी शरणार्थी को नागरिकता देने का समर्थन भी सार्वभौमिक नागरिकता में किया जाता है। वीडियो अटक रहा है। सभी के दिक्कत आ रही है क्या वीडियो अटकने की? और किसी को भी दिक्कत आ रही है बताने एक बार। नहीं आ रही है हंसराज। बसंत जी, एक काम कीजिए, आप बंद करके फिर से चला लीजिए। हो सकता है नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही होगी, तो एक बार आप बंद करके चला लीजिए। यहाँ से सही जा रहा है, यहाँ से दिक्कत आती तो फिर और किसी को भी दिक्कत आनी चाहिए थी। तो आप एक बार बंद करा करके फिर से चला लीजिए। सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब क्या है कि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी, प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य होना चाहिए। किसी न किसी राजनीतिक समुदाय का सदस्य होना चाहिए। अर्थात प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राष्ट्र का नागरिक हो। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति
किसी न किसी राष्ट्र का नागरिक हो, किसी न किसी राष्ट्र का नागरिक हो, नागरिक हो। यानी सार्वभौमिक नागरिकता है, ये शरणार्थियों को नागरिकता देने का भी समर्थन करती है। शरणार्थी को भी नागरिकता देने का समर्थन किया जाता है। नागरिकता का समर्थन, शरणार्थी को भी नागरिकता देने का समर्थन किया जाता है, सार्वभौमिक नागरिकता। तो सार्वभौमिक नागरिकता का सीधा सा मतलब यह हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक समुदाय की हो, चाहे वो शरणार्थी है तो भी उसको नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। अगली जो अवधारणा वैश्वीकरण की वजह से आई है नागरिकता की, वो है वैश्विक नागरिकता। वैश्विक नागरिकता है विश्व की नागरिकता। विश्व नागरिकता, विश्व नागरिकता। और विश्व नागरिकता का मतलब है कि प्रत्येक मानव को विश्व की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। विश्व नागरिकता का मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य को विश्व की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश में तो अधिकार प्राप्त होते ही हैं, उसके अलावा अन्य सभी देशों में भी कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए। यानी सभी देशों में व्यक्तियों को कुछ ना कुछ मानव अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो वैश्विक नागरिकता या विश्व की नागरिकता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक मानव को विश्व की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। विश्व की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को विश्व की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, यानी किसी भी देश के नागरिक को या एक देश के नागरिक को, एक देश के नागरिक को सभी देशों में कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए, कुछ न कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जैसे हम भारत की बात कर लें, भारत के संविधान का भाग जो 3 है, जहां मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसमें से 5 अधिकारों को छोड़ दें तो बाकी सभी जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। सभी व्यक्तियों को, एक होता है सभी व्यक्ति, देखो एक शब्द है व्यक्ति और एक शब्द है नागरिक, दोनों में अंतर होता है। व्यक्ति में नागरिक भी शामिल होगा, व्यक्ति में विदेशी भी शामिल होगा। व्यक्ति में नागरिक और विदेशी दोनों शामिल होंगे। संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, जिसमें तो उसमें 5 अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं, यानी विदेशियों को भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 15 जो सामाजिक समानता से संबंधित है, अनुच्छेद 16 जो आर्थिक समानता से संबंधित है, अनुच्छेद 19 जिसमें स्वतंत्रताएं दे रखी हैं, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 30। ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिक को प्राप्त हैं। इसके अलावा सभी मौलिक अधिकार अन्य व्यक्तियों को या सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। अब ये अधिकार क्या हैं, इन पे हम जब संविधान पढ़ेंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम केवल संख्या ध्यान रख लेंगे। जैसे भारत के संविधान के भाग
3 में उल्लेखित मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। सभी व्यक्तियों का मतलब अभी हमने बात की कि व्यक्तियों में नागरिक भी आ गए, वे विदेशी भी आ गए, नागरिक भी आ गए और विदेशी भी आ गए। सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं केवल 5 अधिकारों को छोड़कर, केवल 5 अधिकारों को छोड़कर। केवल 5 अधिकारों को छोड़कर, 5 अधिकारों जिसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 30, केवल 5 अधिकारों को छोड़कर। ये 5 अधिकार जो हैं ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, बाकी सभी को प्राप्त हैं। तो ये हो गई विश्व की नागरिकता। तो सार्वभौमिक नागरिकता और विश्व की नागरिकता में अंतर क्लियर हो गया होगा। सार्वभौमिक नागरिकता का मतलब तो ये हो गया कि प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी देश की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, और विश्व की नागरिकता का मतलब हो गया कि एक देश के नागरिक को अन्य सभी देशों में भी कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो ये हो गई विश्व नागरिकता। एक है क्षेत्रीय नागरिकता, एक अवधारणा है क्षेत्रीय नागरिकता की। क्षेत्रीय नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता। और इस अवधारणा में क्षेत्रीय नागरिकता पर बल दिया जाता है, क्षेत्रीय नागरिकता पर बल दिया जाता है, पर बल दिया जाता है। यानी एक क्षेत्र विशेष की नागरिकता पर बल इस पर में दिया जाता है। जैसे क्षेत्र विशेष का मतलब है, जैसे हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप, तो इसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार वगैरह आदि देश भी इसमें आ जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो एक क्षेत्र हो गया भारतीय उपमहाद्वीप। जैसे एक क्षेत्र हो गया यूरोप, यूरोप के देश इसमें आ जाएंगे। एक क्षेत्र, इससे बड़े क्षेत्र की बात कर लें, एशिया, एशिया का एक क्षेत्र हो गया। तो क्षेत्र विशेष की नागरिकता की बात की जाती है क्षेत्रीय नागरिकता में। यानी क्षेत्रीय नागरिकता का मतलब किसी देश की नागरिकता से नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र विशेष की नागरिकता से है, एक क्षेत्र विशेष की नागरिकता से है। तो इसमें क्षेत्रीय नागरिकता पर बल दिया जाता है, और इसके लिए विभिन्न क्षेत्रीय नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रीय नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, घोषणा पत्र जारी किए गए हैं। जैसे हम कुछ की बात करें, जैसे यूरोप अधिशमय, यूरोपीय अधिशमय, ये 1950 में जारी हुआ था, और ये यूरोप के देशों को एक क्षेत्रीय नागरिकता प्रदान करता है, कुछ क्षेत्रीय अधिकार प्रदान करता है। एक जैसे अमेरिका अधिशमय हो गया, अमेरिका अधिशमय, अमेरिका अधिशमय। और ये अमेरिका अधिशमय का जो घोषणा पत्र है ये 1954 में जारी हुआ था। ये अमेरिका महाद्वीप के कुछ देशों को क्षेत्रीय नागरिकता प्रदान करता है। एक जैसे हेलेंस्की समझौता हो गया, हेलेंस्की समझौता, हेलेंस्की समझौता। और ये हेलेंस्की समझौता 1975 में हुआ था, और हेलेंस्की समझौता भी यूरोप के देशों को के नागरिकों को कुछ नागरिक अधिकार प्रदान करता है। एक अफ्रीका अभिशमय है,
अफ्रीका अभिशमय अभिशमय, और ये 1982 का है। ये अफ्रीका के कुछ देशों को क्षेत्रीय नागरिकता प्रदान करता है। तो क्षेत्रीय नागरिकता का मतलब किसी देश विशेष की नागरिकता से नहीं है, बल्कि एक क्षेत्र विशेष की नागरिकता से इसका संबंध है। और इसके लिए क्षेत्रीय नागरिक अधिकारों की घोषणा भी की गई है। समय समय पर अनेक देशों ने मिलकर इसकी घोषणा की है। कुछ एग्जाम्पल की हमने बात की, जैसे यूरोपीय अभिशमय, अमेरिका अधिशमय, हेलेंस की समझौता, अफ्रीका अधिशमय 1982 आदि कुछ इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ईयू, यूरोपियन यूनियन ईयू, ये भी अपने संघ में शामिल सभी देशों के लिए एक क्षेत्रीय नागरिकता की घोषणा करता है। यूरोपियन यूनियन भी क्षेत्रीय नागरिकता को प्रदान करता है। तो यह हो गई क्षेत्रीय नागरिकता की अवधारणा। एक अवधारणा है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता और दोहरी नागरिकता का मतलब है दो देशों की नागरिकता। चौथी अवधारणा है वैश्वीकरण से संबंधित दोहरी नागरिकता। और दोहरी नागरिकता का मतलब हो जाएगा दो देशों की नागरिकता। दो देशों की नागरिकता। दोहरी नागरिकता का मतलब दो देशों की नागरिकता। तो ये वैश्वीकरण की वजह से नागरिकता की कुछ नई अवधारणाएं आई हैं। सार्वभौमिक नागरिकता, वैश्वीकरण, विश्व की नागरिकता, क्षेत्रीय नागरिकता, दोहरी नागरिकता। आगे चलें। एक शब्द है औपचारिक नागरिकता। औपचारिक नागरिकता। और एक शब्द है तात्विक नागरिकता। तात्विक नागरिकता। औपचारिक नागरिकता व तात्विक नागरिकता। सबसे पहले हम बात करें औपचारिक नागरिकता की। औपचारिक नागरिकता क्या है? औपचारिक नागरिकता की हम बात करें, औपचारिक नागरिक का मतलब यह होता है कि व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक है या किसी भी देश का सदस्य है। केवल किसी भी राष्ट्र राज्य का सदस्य होना ही औपचारिक नागरिकता है। किसी भी राष्ट्र राज्य का सदस्य होना ही, किसी भी राष्ट्र राज्य का सदस्य होना ही औपचारिक नागरिकता है। किसी भी राष्ट्र राज्य का सदस्य होना ही औपचारिक नागरिकता है। वहीं तात्विक नागरिकता की हम बात करें, तात्विक नागरिकता की, जब एक व्यक्ति किसी देश का सदस्य बन जाता है तो उस व्यक्ति को उस देश में कुछ नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को किसी देश के किसी भी राष्ट्र राज्य का सदस्य बनने के बाद जो नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ये तात्विक नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। किसी भी देश की केवल सदस्यता लेना या किसी भी देश का सदस्य होना तो औपचारिक नागरिकता, और सदस्य होने के बाद व्यक्ति को जो नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वो किसमें के अंतर्गत आ जाते हैं? वो आते हैं तात्विक नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। यानी किसी भी राष्ट्र राज्य का राष्ट्र किसी भी राष्ट्र राज्य का सदस्य होने की वजह से प्राप्त होने वाले की वजह से प्राप्त होने वाले प्राप्त होने वाले
नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, अधिकार तात्विक नागरिकता के अंतर्गत आएंगे। तो किसी भी राष्ट्र राज्य का सदस्य होने की वजह से जो नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तात्विक नागरिकता के अंतर्गत आते हैं। और तात्विक नागरिकता का जो वर्णन किया है वो टी.एच. मार्शल ने किया है। टी.एच. मार्शल ने तात्विक नागरिकता का वर्णन किया है अपने, इनकी पुस्तक है सोशल सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, 1950 में इनकी पुस्तक आई थी। और इसी पुस्तक में इन्होंने तात्विक नागरिकता के बारे में वर्णन किया है और इन्होंने ब्रिटेन में तात्विक नागरिकता के विकास को समझाया है। टी.एच. मार्शल व तात्विक नागरिकता, व तात्विक नागरिकता, तात्विक नागरिकता को हम अनौपचारिक नागरिकता भी कह सकते हैं। तात्विक नागरिकता को हम अनौपचारिक नागरिकता भी कह सकते हैं। तो टी.एच. मार्शल की जो तात्विक नागरिकता है ये समान व सार्वभौमिक नागरिकता है, समान व सार्वभौमिक नागरिकता है, सार्वभौमिक नागरिकता है। टी.एच. मार्शल की जो तात्विक नागरिकता है वो समान व सार्वभौमिक नागरिकता है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि समान व सार्वभौमिक नागरिकता का सिद्धांत किसने दिया? टी.एच. मार्शल ने दिया है। समान मतलब सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना, और सार्वभौमिक मतलब सभी एक देश के अंदर रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त होना, सार्वभौमिक नागरिकता। और समान का मतलब है सभी को समान रूप से नागरिक अधिकार प्राप्त होना। इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, सोशल क्लास 1950 में प्रकाशित हुई ये पुस्तक। और इस पुस्तक में इन्होंने ब्रिटेन में तात्विक नागरिकता के विकास को समझाया है। ब्रिटेन में तात्विक नागरिकता के विकास को समझाया है, नागरिकता के विकास का वर्णन किया है इन्होंने इस पुस्तक में। इस पुस्तक में बताया कि ब्रिटेन में तात्विक नागरिकता का विकास कैसे हुआ। और ये बताते हैं कि तात्विक नागरिकता के 3 पक्ष हैं: नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। क्रम से ही याद रखें इनको, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में तात्विक नागरिकता के 3 पक्ष बताए। तात्विक नागरिकता के, तात्विक नागरिकता के 3 पक्ष बताए। और ये 3 पक्ष इन्होंने बताए: नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। और इसी क्रम में याद रखें इनको, इसी क्रम में याद रखें, क्योंकि सबसे पहले नागरिक अधिकार मिलेंगे, उसके बाद राजनीतिक अधिकार मिलेंगे और अंत में जाकर सामाजिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो तात्विक नागरिकता के 3 पक्ष बताए टी.एच. मार्शल ने, और तीनों पक्षों के विकास के बारे में इन्होंने बताया है। और ये विकास कहाँ का है? ब्रिटेन का है। तीनों पर बात करें, तीनों पक्षों पर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नागरिकता की। नागरिक
नागरिकता कहें या नागरिक अधिकार कहें, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो तात्विक नागरिकता के 3 पक्ष में हम नागरिकता, राजनीतिक नागरिकता, सामाजिक नागरिकता भी कह सकते हैं, या नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार भी कह सकते हैं। तो पहला ही तात्विक नागरिकता का जो पहला पक्ष है वो है नागरिकता। पहला पक्ष है। और इन्होंने बताया कि 18वीं सदी में, कब? 18वीं सदी में 18वीं सदी में इस नागरिकता का विकास हुआ। 18वीं सदी में ब्रिटेन में नागरिकता का विकास हुआ। नागरिकता का विकास हुआ 18वीं सदी में। कहाँ? ब्रिटेन। और ये जो नागरिकता है, ये नागरिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। ये नागरिकता नागरिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। नागरिक अधिकारों से जुड़ी है। और इन नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का कार्य न्यायालय का होता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? न्यायालय नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? तो न्यायालय करेगा। रक्षा करने का कार्य न्यायालय का होगा। और टी.एच. मार्शल ने जो नागरिक अधिकार बताए हैं वो हैं विचार, वाणी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता, संपत्ति ग्रहण करने की स्वतंत्रता, अनुबंध करने की स्वतंत्रता। इन्होंने जो नागरिक अधिकार बताए हैं, नागरिक अधिकार टी.एच. मार्शल के अनुसार जो नागरिक अधिकार हैं उनकी हम बात करें तो ये हैं विचार, वाणी व आस्था की स्वतंत्रता। विचार, वाणी व आस्था की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, ऊपर लिख देता हूं मैं। दैहिक स्वतंत्रता, संपत्ति रखने और अनुबंध करने का अधिकार, संपत्ति रखने व अनुबंध करने का अधिकार, संपत्ति रखने का और अनुबंध करने का अधिकार, ये अधिकार है नागरिक अधिकार। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिकता का विकास ब्रिटेन में 18वीं सदी में होता है। ये नागरिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। नागरिक अधिकारों के संरक्षण का कार्य न्यायालय का है। संरक्षण का कार्य किसका है? न्यायालय का है। और नागरिक अधिकारों में टी.एच. मार्शल ने शामिल किया है विचार, वाणी व आस्था की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, दैहिक स्वतंत्रता, संपत्ति रखने और अनुबंध करने के अधिकार को टी.एच. मार्शल ने नागरिक अधिकार के अंतर्गत बताया है। नागरिक अधिकार या नागरिकता का विकास होने के बाद में अगले चरण पर जो विकास हुआ वो राजनीतिक नागरिकता का हुआ। और राजनीतिक नागरिकता राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी हुई है और इसका विकास 19वीं सदी में ब्रिटेन में होता है। नागरिकता के विकास के बाद अगले चरण में जो विकास होता है वो होता है राजनीतिक नागरिकता का। राजनीतिक नागरिकता
और राजनीतिक नागरिकता का जो विकास हुआ ब्रिटेन में, इसका विकास ब्रिटेन में 19वीं सदी में हुआ। ब्रिटेन में 19वीं सदी में हुआ। 18वीं में तो हो गया नागरिकता का, और 19वीं सदी में हो गया राजनीतिक नागरिकता का। और ये राजनीतिक नागरिकता है, ये राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। ये किससे जुड़ी हुई है? राजनीतिक अधिकारों से। राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा की जाती है। राजनीतिक अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा की जाएगी? रक्षा की जाती है प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा। प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा राजनीतिक अधिकारों की रक्षा का कार्य किया जाता है। तो राजनीतिक नागरिकता के बाद विकसित हुई, 19वीं सदी में ब्रिटेन में विकसित हुई। और राजनीतिक नागरिकता राजनीतिक अधिकारों से जुड़ी हुई ये संकल्पना है, और इसकी रक्षा का कार्य प्रतिनिधि संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो शामिल अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार जो मार्शल ने बताए, चुनाव में भाग लेना, चुनाव में भाग लेना, और राजनीतिक सत्ता से जुड़ी हुई राजनीतिक संस्थाओं के कार्य करना। राजनीतिक सत्ता से जुड़ी राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों में भाग लेना, के कार्यों में भाग लेना, के कार्यों में भाग लेना, के कार्यों में भाग लेना। तो राजनीतिक अधिकार में टी.एच. मार्शल ने चुनाव में भाग लेने के अधिकार को शामिल किया है। और इसी के साथ राजनीतिक सत्ता से जुड़ी हुई राजनीतिक सत्ता के कार्यों में भाग लेने के अधिकार को शामिल किया है। किसमें? राजनीतिक अधिकारों में टी.एच. मार्शल ने। और इसके बाद में सबसे अंत में जो नागरिकता विकसित हुई वो हुई सामाजिक नागरिकता। तीसरे चरण में सामाजिक नागरिकता विकसित हुई। और सामाजिक नागरिकता का विकास ब्रिटेन में 20वीं सदी में होता है। सामाजिक नागरिकता। और इस सामाजिक नागरिकता का विकास ब्रिटेन में हुआ 20वीं सदी में। विकास ब्रिटेन में 20वीं सदी में हुआ, 20वीं सदी में। और सामाजिक नागरिकता सामाजिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। सामाजिक नागरिकता किससे जुड़ी हुई है? सामाजिक अधिकारों से। सामाजिक नागरिकता सामाजिक अधिकारों से जुड़ी हुई संकल्पना है। और इसको प्रदान करने का जो कार्य होता है वो सामाजिक सेवाओं और स्कूल के माध्यम से सामाजिक अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। तो सामाजिक सेवाओं व स्कूल का मतलब यहाँ विद्यालय नहीं है, बच्चों का पढ़ने वाला विद्यालय नहीं है, बल्कि एक संप्रदाय जो सामाजिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। एक संप्रदाय जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा, सामाजिक सेवाओं से जुड़ा हुआ संप्रदाय। तो सामाजिक सेवाओं व स्कूल व्यक्ति को सामाजिक अधिकार प्रदान करते हैं। व्यक्ति को सामाजिक अधिकार प्रदान करते हैं। तो सामाजिक अधिकार प्रदान कौन करेगा व्यक्ति को? सामाजिक सेवाएं व सामाजिक सेवाओं से संबंधित स्कूल। 20वीं सदी में इसका विकास हुआ। सामाजिक अधिकारों से जुड़ी हुई संकल्पना है। सामाजिक अधिकार कौन से बताए टी.एच. मार्शल ने, उनकी हम बात करें तो टी.एच. मार्शल ने निम्न सामाजिक अधिकार
बताए हैं। और निश्चित स्तर की सामाजिक व आर्थिक खुशहाली का अधिकार। सामाजिक व आर्थिक खुशहाली का अधिकार। तो सामाजिक अधिकार में पहला अधिकार टी.एच. मार्शल ने बताया, निश्चित स्तर की सामाजिक व आर्थिक खुशहाली का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए। और दूसरा जो सामाजिक अधिकार इन्होंने बताया, वो बताया कि सभ्यता और संस्कृति को दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रयोग करने का अधिकार। सभ्यता व संस्कृति की धरोहर को सभ्यता व संस्कृति की धरोहर को दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रयोग करने का अधिकार। मिलजुल कर प्रयोग करने का अधिकार। प्रयोग करने का अधिकार। तो ये हो गई सामाजिक नागरिकता, जिसका विकास ब्रिटेन में 20वीं सदी में हुआ। सामाजिक अधिकारों से जुड़ी हुई संकल्पना है। सामाजिक सेवाएं और स्कूल व्यक्ति को सामाजिक अधिकार प्रदान करती हैं। सामाजिक अधिकार में टी.एच. मार्शल ने शामिल किया है कि निश्चित स्तर की सामाजिक व आर्थिक अधिकार, निश्चित स्तर की सामाजिक व आर्थिक खुशहाली का अधिकार और सभ्यता व संस्कृति की धरोहर को दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रयोग करने का अधिकार। दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रयोग करने का अधिकार। देखो, जो सामाजिक अधिकार और आर्थिक अधिकार हैं, ये दोनों अधिकार लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत जो लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं उसी में प्राप्त होते हैं। यानी लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान होते हैं। और इस लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का जो विकास हुआ था, ये ब्रिटेन में हुआ था और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत होती है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की शुरुआत होती है और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाती है। तो सामाजिक और आर्थिक अधिकार कहाँ प्राप्त होंगे? तो सामाजिक व आर्थिक अधिकार लोकतंत्र के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य में प्राप्त होते हैं। लोकतंत्र के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य में प्राप्त होते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य में प्राप्त होते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास ब्रिटेन में हुआ था और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। तो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास कहाँ हुआ? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ और धीरे धीरे फिर संपूर्ण विश्व में फैल गया। लोक कल्याणकारी राज्यों के संबंध में एक रिपोर्ट है, बेवरिज रिपोर्ट, विलियम बेवरिज की है। बेवरिज रिपोर्ट है और इस बेवरिज रिपोर्ट में विलियम बेवरिज ने 5 महाबुराइयों के अंत की बात की है। तो लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित एक रिपोर्ट है जिसको कहा जाता है बेवरिज रिपोर्ट। बेवरिज रिपोर्ट।
लोक कल्याणकारी राज्यों से संबंधित है ये। और बेवरेज रिपोर्ट को किसने प्रस्तुत किया? तो विलियम बेवरेज ने। ये विलियम बेवरेज की है। और इस रिपोर्ट में 5 महाबुराइयों को समाप्त करने की बात की गई है। 5 महाबुराइयों को समाप्त करने की बात की गई है बेवरेज रिपोर्ट में। और ये 5 महाबुराइयों की हम बात करें तो ये है अभाव, अज्ञानता, रोग, बेकारी, अभाव, अज्ञानता, रोग, बेकारी और दरिद्रता। बेकारी, दरिद्रता, दरिद्रता। तो आर्थिक और सामाजिक अधिकार कहाँ मिलेंगे? लोकतंत्र के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य में। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। कब हुआ? 20वीं सदी के पूर्वार्ध में हुआ। और इसी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित एक रिपोर्ट है बेवरेज रिपोर्ट। और इस बेवरेज रिपोर्ट में 5 महाबुराइयों का अंत करने की बात की गई है। और ये 5 महाबुराइयां हैं अभाव, अज्ञानता, रोग, बेकारी और दरिद्रता। आगे चलते हैं। ये हो गई तात्विक नागरिकता और औपचारिक नागरिकता से संबंधित बातें। टी.एच. मार्शल की तात्विक नागरिकता की बातें हो गई। अब हम आगे चर्चा करते हैं नागरिकता की समालोचना पर। नागरिकता की समालोचना पर। नागरिकता की समालोचना पर। और नागरिकता क्या लिखा हंसराज जी ने? ये अब आती थी। नागरिकता की समालोचना 2 विचारकों ने की है। एक तो नारीवादी विचारकों ने की है। नारीवादी विचारकों ने की है। और दूसरी आलोचना की है उपाश्रित वर्गीय विचारकों ने। उपाश्रित वर्गीय विचारकों ने। तो नागरिकता की जो समालोचना की गई है एक तो नारीवादी विचारकों के द्वारा की गई है, दूसरी उपाश्रित वर्गीय विचारकों के द्वारा की गई है। तो सबसे पहले हम नारीवादी विचारकों की समालोचना देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नारीवादी विचारकों की समालोचना। नारीवादी समालोचना। नारीवादी समालोचना पर। नारीवादी समालोचना। नारीवादी समालोचना की हम बात करें तो ये नारीवादी विचारकों के द्वारा की गई है। और नारीवादी विचारक कहते हैं कि स्त्रियों को नागरिक जीवन में पूर्ण नागरिकता देने के बाद भी, यानी स्त्रियों को पूर्ण नागरिकता देने के बाद भी स्त्रियां नागरिक जीवन में पराधीन रहती हैं। इन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि स्त्रियों को पूर्ण नागरिकता देने के बावजूद भी, स्त्रियों को पूर्ण नागरिकता देने के बावजूद भी स्त्रियां नागरिक जीवन में पराधीन होती हैं। बावजूद भी स्त्रियां नागरिक जीवन में
पराधीन होती हैं, नागरिक जीवन में पराधीन होती हैं, पराधीन होती हैं। स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता देने के बाद भी नागरिक जीवन में स्त्रियां पराधीन होती हैं, दूसरे के अधीन होती हैं, सामान्यतः पुरुष के अधीन होती हैं। और कहते हैं कि जो राजनीतिक सत्ता है इसमें तो स्त्रियों का हिस्सा बहुत ही कम है। और वैश्विक राजनीति की हम बात करें या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो यहाँ तो स्त्रियों की और भी बुरी दशा है। तो इन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता में स्त्रियों का हिस्सा बहुत कम है, राजनीतिक सत्ता में स्त्रियों का बहुमत, स्त्रियों का हिस्सा बहुत कम है, स्त्रियों का हिस्सा बहुत कम है। अंत राजनीतिक सत्ता में स्त्रियों का बहुत हिस्सा है, वो बहुत कम है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो नारीवादी विचारक कहते हैं कि स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। तो नारीवादी समालोचना करते हैं नागरिकता की कि स्त्रियों को पूर्ण नागरिकता देने से स्त्रियों का भला नहीं होने वाला है, क्योंकि स्त्रियों को पूर्ण नागरिकता मिलने के बावजूद भी स्त्रियां तो नागरिक जीवन में पराधीन हैं। राजनीतिक सत्ता में तो हिस्सा इनका बहुत कम है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बात करें तो इनकी दशा बहुत ही खराब है। यानी स्त्रियों का उद्धार करना है तो स्त्रियों को नागरिक जीवन की पराधीनता से मुक्ति दिलाने की आवश्यकता है, राजनीतिक सत्ता में हिस्सा दिलाने की आवश्यकता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा दिलाने की आवश्यकता है। पूर्ण नागरिकता देने से स्त्रियों का भला नहीं होने वाला है, ये कहते हैं नारीवादी विचारक नागरिकता की आलोचना करते हुए। अगली जो समालोचना की गई वो की गई उपाश्रित वर्गीय विचारकों के द्वारा। उपाश्रित वर्गीय समालोचना, उपाश्रित वर्गीय समालोचना। उपाश्रित वर्ग पर हमने बात की थी कि उपाश्रित वर्ग होते कौन हैं, इस पे हमने बात की थी, फिर कर लेते हैं कि ऐसे वर्ग जो किसी दूसरे वर्ग के अधीन होते हैं, पद की वजह से, सत्ता की वजह से, लिंग की वजह से, आयु की वजह से, धर्म की वजह से, जाति की वजह से। यानी जाति, धर्म, लिंग, सत्ता, पद, सोपान, इनके आधार पर ऐसा वर्ग जो अधीन रहता है किसी दूसरे वर्ग के, उसको कहा जाता है उपाश्रित वर्ग, यानी अधीन व्यक्ति, अधीन व्यक्ति। अभी उपाश्रित वर्ग के जो समर्थक हैं ये भी नागरिकता की आलोचना करते हैं और ये कहते हैं कि सभी को समान कानूनी हैसियत देने से, सभी को समान नागरिक अधिकार देने से उपाश्रित वर्ग की दशा नहीं सुधरने वाली है। उपाश्रित वर्ग की दशा नहीं सुधरेगी समान नागरिक अधिकार और कानूनी अधिकार देने से। उपाश्रित वर्ग की दशा तो सुधारने की आवश्यकता है, न कि उपाश्रित वर्ग को नागरिक और कानूनी अधिकार देने की, क्योंकि इससे तो इनकी दशा सुधरेगी नहीं। यानी जब तक उपाश्रित वर्ग को रहने लायक जीवन प्रदान नहीं किया जाता है तब तक पूर्ण नागरिकता की बात करना गलत है, भ्रामक है।
पूर्ण नागरिकता की बात करना गर्व की बात नहीं है, साथ ही भ्रामकता भी फैलाती है। तो इन्होंने कहा, उपाश्रित वर्ग के समर्थकों ने कहा कि कानूनी व औपचारिक स्तर पर, कानूनी व औपचारिक स्तर पर सभी को समान अधिकार देने से, सभी को समान अधिकार देने से उपाश्रित वर्ग की दशा नहीं सुधरेगी, देने से उपाश्रित वर्ग की दशा नहीं सुधरेगी, उपाश्रित वर्ग की दशा नहीं सुधरेगी, उपाश्रित वर्ग की दशा नहीं सुधरेगी। यानी जब तक उपाश्रित वर्ग को, जब तक उपाश्रित वर्ग को इंसानों की तरह जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान नहीं की जाती है, जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान नहीं की जाती हैं, नहीं की जाती है, तब तक नागरिकता पर गर्व करना भ्रामकता है, तब तक नागरिकता पर गर्व करना भ्रामकता है, तब तक नागरिकता पर गर्व करना भ्रामक है, तब तक नागरिकता पर गर्व करना क्या है, भ्रामक है। तो ये हो गया नागरिकता का उपाश्रित वर्गीय समालोचना। यानी उपाश्रित वर्ग के समर्थक विचारक भी नागरिकता की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि समान कानूनी हैसियत, समान नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार आदि देने से उपाश्रित वर्ग की दशा में सुधार नहीं होगा, क्योंकि उपाश्रित वर्ग तो एक अधीनस्थ की तरह जीवन जी रहा है, एक पशु की तरह जीवन जी रहा है। यदि उसकी दशा सुधारनी है तो उसको इंसानों की तरह जीवन जीने के लिए आवश्यक परिस्थितियां दो, ना कि उसको समान कानून की आवश्यकता है, उसको आवश्यकता है इंसानों की तरह जीवन जीने की आवश्यक परिस्थितियों का। और जब तक ये आवश्यक परिस्थितियां नहीं मिलती हैं तब तक नागरिकता पर गर्व करना व्यर्थ है, भ्रामक है। ठीक है, आगे चलें। एक है मातृक नागरिकता। नागरिकता की एक अवधारणा है मातृक नागरिकता। मातृक नागरिकता मातृक नागरिकता समर्थकों की हम बात करें, समर्थक हैं जीन एल्स्टन व सारा रुडिक। जीन एल्स्टन व सारा रुडिक, ये दो समर्थक हैं मातृक नागरिकता के, जीन एल्स्टन और सारा रुडिक। ये कहते हैं कि स्त्रियों में मातृत्व पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है मातृत्व, मातृत्व का गुण पाया जाता है स्त्रियों में। और ये जो मातृत्व का गुण है ये स्त्री को यह सिखाता है कि वह जिंदगी को संरक्षण दे और असुरक्षित को सुरक्षा दे जिंदगी को संरक्षण दे, ये मातृत्व है, ये महिला को ये सिखाता है कि वह जिंदगी को संरक्षण दे, जिंदगी को संरक्षण प्रदान संरक्षण दे तथा असुरक्षित को सुरक्षा दे, असुरक्षित को
को सुरक्षा प्रदान करें, असुरक्षित को सुरक्षा प्रदान करें। यानी मातृत्व माँ में जो मातृत्व की क्षमता पाई जाती है, मातृत्व का जो गुण पाया जाता है, वो गुण एक स्त्री को यह सिखाता है कि वह जिंदगी को संरक्षण दे, जिंदगी को संरक्षण दे, और जो असुरक्षित है उसको सुरक्षा दे। ये जो दो गुण सिखाता है मातृत्व स्त्री को, ये दोनों गुण भी नागरिकता में शामिल होने चाहिए, राजनीति में शामिल होने चाहिए। यानी मातृक नागरिकता के समर्थक कहते हैं कि ये जो दोनों गुण हैं ये राजनीति व नागरिकता में शामिल किए जाएं, राजनीति व नागरिकता में शामिल किए जाएं। ये दोनों गुण किस में शामिल किए जाएं? नागरिकता में और राजनीति में शामिल किए जाएं। यानी नागरिकता और राजनीति में क्या होना चाहिए कि जिंदगी को संरक्षण देने का समर्थन किया जाना चाहिए, असुरक्षित को सुरक्षा देने का समर्थन किया जाना चाहिए राजनीति में और नागरिकता में। यानी ये जो सिद्धांत है ये परवाह के नीति शास्त्र पर है, आधारित है, परवाह के नीति शास्त्र पर आधारित है। मातृक नागरिकता का जो सिद्धांत है परवाह के नीति शास्त्र पर आधारित है। यानी दूसरे की परवाह करना, केयर करना, दूसरे की परवाह करना, केयर करना, ये हमारी एक नैतिकता बनती है। हमारी नैतिकता बनती है कि हम दूसरे को सुरक्षा प्रदान करें, दूसरे की परवाह करें, दूसरे का केयर करें। तो मातृक नागरिकता है उसी परवाह के नीति शास्त्र पर आधारित है, केयर के नीति शास्त्र पर आधारित है। तो परवाह के नीति शास्त्र पर आधारित है मातृक नागरिकता। ये जो मातृक नागरिकता के समर्थक हैं ये इस बात पर बल देते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के द्वारा निर्धारित की गई राजनीति में पुरुषों की शर्तों पर शामिल नहीं होना चाहिए। यानी राजनीति जो पुरुषों ने निर्धारित की है उस राजनीति के लिए कुछ शर्तें पुरुषों ने निर्धारित की हैं, उन शर्तों के आधार पर महिला को राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि महिला को अपने विशिष्ट हित को महत्व देना चाहिए, महिला को अपने विशिष्ट हितों को महत्व देना चाहिए। तो मातृक नागरिकता के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि महिला को पुरुषों द्वारा महिला को पुरुषों द्वारा स्थापित राजनीति में उनकी शर्तों पर शामिल नहीं होना चाहिए, उनकी शर्तों पर शामिल नहीं होना चाहिए, शर्तों पर शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी विशिष्ट दक्षता और हितों को महत्व देना चाहिए, बल्कि अपनी विशिष्ट दक्षता और हितों को महत्व देना चाहिए, बल्कि अपनी विशिष्ट दक्षता को व हितों को महत्व देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, अपनी दक्षता और हितों को महत्व देना चाहिए। यह हो गई मातृक नागरिकता की अवधारणा। एक शब्द और है नागरिकता का विरोधाभास, नागरिकता का विरोधाभास। नागरिकता का विरोधाभास, नागरिकता का विरोधाभास।
नागरिकता का विरोधाभास। और ये शब्दावली है, ये टी.एच. मार्शल से संबंधित है। टी.एच. मार्शल की शब्दावली है। टी.एच. मार्शल कहते हैं कि नागरिकता सभी व्यक्तियों को समान अधिकार व समान सामाजिक महत्व प्रदान करती है। टी.एच. मार्शल कहते हैं कि नागरिकता सभी व्यक्तियों को समान अधिकार, समान नागरिक अधिकार, समान नागरिक अधिकार व समान सामाजिक महत्व देती है, वह समान सामाजिक महत्व प्रदान करती है, समान सामाजिक महत्व प्रदान करती है। नागरिकता प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिक अधिकार व समान सामाजिक महत्व प्रदान करती है। यदि इसको लागू किया जाता है, इस सिद्धांत को लागू किया जाता है कि सभी को समान अधिकार और सभी को समान सामाजिक महत्व दिया जाए, तो ये अधिकार पूंजीवाद के साथ विरोधाभास उत्पन्न कर सकता है, पूंजीवाद के साथ विरोधाभास को बढ़ा सकता है। तो ये वाला जो सिद्धांत है, ये पूंजीवाद के साथ विरोधाभास को बढ़ा सकता है, विरोधाभास को बढ़ा सकता है। क्योंकि पूंजीवाद में सबको समान नागरिक अधिकार तो दिए जा सकते हैं, लेकिन पूंजीवाद में सभी को समान सामाजिक महत्व देना संभव नहीं है। पूंजीवाद में सभी को समान अधिकार तो दिए जा सकते हैं, लेकिन सभी को समान सामाजिक महत्व देना संभव नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद में बाजार समाज पर आधारित राज्य होता है, हस्तक्षेप पर आधारित राज्य होता है, न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थक राज्य होता है। यहाँ जो व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अधिक संपत्ति अर्जित कर लेता है, तो उसका मान सम्मान अधिक होता है, उसका सामाजिक महत्व पूंजीवाद में अधिक हो जाता है। और जिनकी योग्यता कम होती है, जो निम्न वर्ग से होते हैं, उनका सामाजिक महत्व कम होता है। तो समान सामाजिक महत्व भी दे नागरिकता और समान सामाजिक अधिकार भी दे नागरिकता, तो ये पूंजीवाद के लिए विरोधाभास वाली बात हो सकती है, पूंजीवाद के लिए विरोधाभास वाली बात हो सकती है। और इसी को टी.एच. मार्शल ने नागरिकता का विरोधाभास कहा है कि नागरिकता में दो विरोधी बातें हैं। टी.एच. मार्शल ने कहा कि नागरिकता में दो विरोधी बातें हैं, कि एक तो कहते हैं नागरिकता की समान अधिकार और दूसरा नागरिकता प्रदान करती है समान सामाजिक महत्व। अब ये बात जब पूंजीवाद में लागू करेंगे तो विरोध पैदा होगा। इसको विरोधाभास कहा, नागरिकता का विरोधाभास कहा, और कहा कि भविष्य में इसको लेकर टकराव हो भी सकता है। तो टी.एच. मार्शल ने इस संभावना को भी दर्शाया है कि भविष्य में इसको लेकर टकराव हो सकता है। तो नागरिकता का विरोधाभास क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ नागरिकता की अवधारणा भी कंप्लीट होती है।